जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ शायद ही मैंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कभी बात की हो, इसलिए पूरा सुनना दोस्तों। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ प्रस्ताव लेकर बीजेपी के एक सांसद आए और उन्होंने संसद में कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव भविष्य में लड़ने के लिए रोका जाए और संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। क्या हिंदुस्तान के लोगों की आवाज उठाने का दंड उन्हें दिया जा रहा है? आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और ये लोग जो राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लेके आए, ये कौन सी ताकतों के कहने पर यह प्रस्ताव लेके आए, इसको समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि आजादी से पहले भी आरएसएस और बीजेपी तो थी नहीं, तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों की दलाली करती थी। आज भी उन्हीं की दलाली करती है, उन्हीं के इशारों पे काम करती है। इतिहास गवाह है इस चीज का। कांग्रेस जब से बनी तब से अंग्रेजों की नाक में कांग्रेस ने दम कर रखा है। कांग्रेस ने आजादी के बाद जब देश की गद्दी संभाली तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए, जिन्होंने आते ही अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए, क्योंकि उस समय पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था, एक तरफ रसिया और एक तरफ अमेरिका। जो देश आजाद होते जा रहे थे, कुछ देश अमेरिका में शामिल हो रहे थे और कुछ देश रशिया में शामिल हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री जी गद्दी संभालते तुरंत कहा कि पूरे विश्व में एक तीसरा फ्रंट भी होगा, जिसका नाम होगा गुट निरपेक्ष, कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम हर गुट से अलग रहेंगे। और पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में देशों ने जवाहरलाल नेहरू जी का समर्थन दिया और एक ऐसा गुट बना जो ना तो रूस के साथ था ना अमेरिका के साथ था। इसका अमेरिका को भी बुरा लगा और विशेषकर अंग्रेजों के यूरोपियन संघ को, जिसको नाटो बोला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बांध बनाए ताकि बंजर भूमि पर पानी जा सके। फिर उन्होंने एम्स बनाए ताकि हिंदुस्तान में फैली बीमारियों का इलाज हो सके। साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की ताकि इंजीनियर पैदा हो सके जो हिंदुस्तान में पुल, बांध, बिल्डिंग से लेकर वायुयान से लेकर अंतरिक्ष यान तक का निर्माण और उपग्रहों का निर्माण कर सके। बढ़ती ताकत को देखकर जवाहरलाल नेहरू जी को विश्व में नाटो ने सम्मान देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद गद्दी पर कांग्रेस से लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे, जिन्होंने गुट निरपेक्ष के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और साथ ही अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान में लाहौर तक अपना झंडा गाड़ दिया। इससे हुआ क्या? अमेरिका चिढ़ गया। उन्होंने हिंदुस्तान को धमकी दी कि मैं तुम्हें गेहूं नहीं दूंगा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति की नींव रखी, जिससे देश के खेतों में जो नहर जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी उसके द्वारा पानी पहुंचाया गया और देश में पैदावार शुरू हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री आई इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को जगजाहिर है आधा घंटा फोन पर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, उसको दो भागों में बांट दिया। अमेरिका के गुट में शामिल ना होकर इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साथ में देश के अंदर जो रियासतें थी उनके जो अंग्रेज दे के गए थे पद और कद, वो सब समाप्त किए और गरीबी उन्मूलन की 20 सूत्रीय योजना चलाई। इंदिरा गांधी जी के इन कामों ने भारत को मजबूती दी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को अपने चरम उत्कर्ष पर इंदिरा गांधी जी लेकर गई और साथ में परमाणु परीक्षण कर दिया,
जिसका नाम था लाफिंग बुद्धा। जिस परमाणु अनुसंधान केंद्र की नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, वो अनुसंधान अब भारत को परमाणु शक्ति और परमाणु मिसाइल देने में सक्षम था। परमाणु बम बनाकर भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इंदिरा जी के बाद जब कमान राजीव गांधी जी ने संभाली तो उन्होंने विश्व से कंप्यूटर की मांग की तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। कंप्यूटर न मिलने के कारण राजीव गांधी जी नाराज नहीं हुए। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि आप कंप्यूटर बनाइए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कंप्यूटर का निर्माण भारत में शुरू हुआ और भारत के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाकर देश को समर्पित किया, जिससे हुआ ये कि तकनीकी के मामले में हिंदुस्तान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। राजीव गांधी जी थोड़े और समय जिंदा होते तो हिंदुस्तान फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप भी अपनी बना चुका होता, लेकिन नहीं, यूरोपीय शक्तियों को यह सब पसंद नहीं था, उन्हें मरवा दिया गया। इंदिरा गांधी जी की भी हत्या करवा दी गई और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या इसलिए करवा दी गई क्योंकि यूरोपियन देशों को इन लोगों से खतरा था। हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनाने की ओर ये लोग काम कर रहे थे। राजीव गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह जी आए, कांग्रेस से थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को, जब वे वित्त मंत्री थे, शायद 1991-92 का समय था, सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाकर खड़ा किया। जब देश के अंदर 15 दिनों का पैसा बचा था, उस समय पे कमान संभाली और भारत को विश्व की आर्थिक ताकत बनकर उभारा। प्रधानमंत्री बने तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हिंदुस्तान में गरीबों के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम और RTI और राइट टू एजुकेशन जैसे बिल लेकर आए। ये सब जो लोग थे, ये सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिनके रहते हिंदुस्तान को झुकाया नहीं जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम नहीं बनाया जा रहा था। यूरोपियन ताकतें मजबूर थी क्योंकि हिंदुस्तान की कुर्सी पर मजबूत आदमी बैठा था। तब अंग्रेजों को याद आई कि एक संगठन वो पीछे छोड़कर गए थे, उसको पालना पोसना शुरू किया, उसको पैसा देना शुरू किया और नरेंद्र मोदी जी को एक चेहरा बनाकर, मीडिया को पैसा देकर हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, क्योंकि कांग्रेस ही वो ताकत थी, कांग्रेस ही वो ताकत है और कांग्रेस ही वो ताकत रहेगी जो पूरे विश्व में अंग्रेजों की इस अत्याचारी नीतियों से पूरे विश्व को बचाती आई है। जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष की नीति पूरे वर्ल्ड के लिए लागू की थी, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि ताकत हम भी रखते हैं। एशिया की तरफ देखने का, एशिया का एक गठबंधन हो, एशिया अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में आए, ऐसी विचारों के साथ कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया और वे सफल भी रहे। लेकिन अंग्रेजों ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिलवाकर अपने पालतू संगठन से हिंदुस्तान से कांग्रेस को खत्म करने का एक नैरेटिव चलाया। हुआ क्या? देश के वे संस्थान जो हिंदुस्तान के उन प्रधानमंत्रियों ने खड़े किए थे, वे बेच दिए गए और आज हिंदुस्तान के बाजार, किसान, जवान, पहलवान, बेटियां सब यूरोपियन शक्तियों के आगे बिक चुके हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। पूरे विश्व के अंदर इस चीज का पता है कि अमेरिका जब चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़कर जमीन में लगा दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह जी जितना काम कर गए, मैं मानता हूं राहुल गांधी जी उससे बेस्ट और बेटर करने के लिए बने हुए हैं। देश को उन्हें कंसीडर्ड करना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है जो हिंदुस्तान को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाकर उभार कर लेके आई थी। आज लड़ाई कांग्रेस की इन लोगों से नहीं है, आज लड़ाई कांग्रेस की अंग्रेजों से है। यूरोपियन ताकतें नहीं चाहती कि कांग्रेस सत्ता में रहे, क्योंकि रहेगी तो फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को विश्व की ताकत बनाएंगे। यूरोपियन ताकत चाहती है
कि उनके पिट्ठू, उनके दलाल सत्ता में हिंदुस्तान की बैठे रहे, प्रधानमंत्री बने रहे, ताकि हिंदुस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार है। लेकिन कब तक? आज जो बिल राहुल गांधी जी के खिलाफ लेके आया जा रहा है, जो बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी पर पूरे आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वो बिल उन्हीं यूरोपियन ताकतों के कहने से लेकर आया जा रहा है, जिन यूरोपियन ताकतों को खतरा है कि राहुल गांधी जी का अगर कद बढ़ा और वो प्रधानमंत्री बने तो वो भारत को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएंगे। विचार आपने करना है। मैंने मेरे तथ्य सबूतों के साथ रख दिए। अगर किसी भाई को शक हो तो वो गूगल करके इन तथ्यों को वेरीफाई कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।